नमस्कार, इनसाइड स्टोरी देख रहे हैं आप। मैं हूं आशुकेश तिवारी, मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार और मेरे सहयोगी संजीव त्रिवेदी। बात महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की। महाराष्ट्र में एनडीए यानी महायुति ज़बरदस्त तरीके से एक बार फिर से सरकार बनाती नजर आती है। ऐसे में ऐसी क्या वजह रही महाराष्ट्र में जिसने इतनी अच्छी तरीके से, इतनी ज़बरदस्त बहुमत के साथ एक बार फिर से महायुति यानी एनडीए की सरकार को रिपीट किया? इसके अलावा बात उत्तर प्रदेश की भी कि आखिर उत्तर प्रदेश में आखिर ऐसा क्या हुआ? जो पीडीएफ फॉर्मूला अखिलेश यादव ने अपनाया था लोकसभा चुनाव में, वही पीडीएफ फॉर्मूला इस उपचुनाव में कैसे फेल हो गया? इन सभी चीजों पे बात करेंगे। बात सबसे पहले महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में 288 सीटें हैं विधानसभा की, और उस 288 सीट में से अगर कोई गठबंधन 228 सीट जीत जाती है तो अपने आप में एक संकेत है। वो उसकी मजबूती को दर्शाता है कि उसके खिलाफ किसी भी एंटी इनकम्बेंसी ने काम नहीं किया, किसी भी विपक्ष के मुद्दे ने काम नहीं किया। लेकिन ऐसे में अभी भी सबसे बड़ा सवाल यही है कि सर 228 सीटें, ये तो एग्जिट पोल के आंकड़ों से भी बहुत ज़्यादा सीटें हैं। कम से कम उसमें कहीं ना कहीं एमवीएफ फाइट में तो दिख रही थी, यहाँ तो कहीं फाइट में भी नहीं दिखी। यहाँ देखिए, एक जो एग्जिट पोल सबसे ज़्यादा सही साबित हुआ है वो है एक्सिस माई इंडिया का। हालांकि पीछे दो चुनाव में, लोकसभा और उसके बाद विधानसभा के चुनाव में गलत साबित हुए थे एक्सिस माई इंडिया वाले, लेकिन उन्होंने जो वोट परसेंटेज, मैं उस पोल को इसीलिए कोट कर रहा हूँ, जो वोट परसेंटेज उन्होंने बताया था वो बताया था 47-48% वोट जो कि महायुति को, एनडीए को आएगा। इसका अर्थ बड़ा सीधा हो जाता है। आज देखिए, अगर इतना वोट आ रहा है तो फिर ये जो गिनती है ना, ये 190-200 पे रुकता नहीं है जी, क्योंकि ये इतना वोट है कि ये वोट तो आपको 228 से भी ऊपर लेकर चला जाएगा। इसमें अगर आधा % और जुड़ जाएगा वोट, तो आप ये समझिए कि ये आंकड़ा 250 पार कर जाएगा। क्योंकि एक थ्रेशोल्ड के बाद जब वोट बढ़ना शुरू हो जाता है और सामने वाले का वोट 7 या 8% अंतर रह जाता है, तो उसके बाद कोई गिनती नहीं होती है। आदमी 90% तक करेक्ट सही होने लग जाता है, उसके उम्मीदवार जीतने शुरू हो जाते हैं। और ऐसा लगता है कि इस बात को एंटीसिपेट कम से कम कांग्रेस और वहाँ पर जो महाविकास अघाड़ी के लोग थे उन्होंने नहीं किया था कि कोई ऐसी चीज़ हुई है लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बीच, उस दरमियान कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो आज की तारीख में डिले करा रही हैं इलेक्शन को, क्योंकि महाराष्ट्र का इलेक्शन डिले हुआ था। और उस बीच वो क्या कर रहे हैं, और उसमें एक ही सबसे बड़ी बात थी, और वो थी लाड़की बहन योजना। इस एक योजना ने एक क्लिंचर के तौर पर काम किया है, इसने चमत्कार किया है। और ऐसा नहीं है कि अचानक से एकनाथ शिंदे बहुत पॉपुलर हो गए हैं, ऐसा भी नहीं है कि मोदी जी 4.5 महीने पहले महाराष्ट्र में अनपॉपुलर थे लोकसभा चुनाव के दौरान और अब बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए हैं। सब कुछ वही है, कुछ एक्स्ट्रा वोट आ गए हैं एनडीए के पास, और ये एक्स्ट्रा वोट किसके हैं? फिलहाल सामने से सीधे दिखाई पड़ रहा है कि लाड़की बहन योजना जो लाई गई लोकसभा चुनाव के बाद, वो लाड़की बहन योजना जिसकी 4 से 5 किस्तें दे दी गई, एडवांस में भी दी गई, वो सारी की सारी जो योजना और उससे जुड़े प्रयास, शायद वो एक बहुत बड़ी वजह है जो कि आज की तारीख में इस जीत का सबसे बड़ा आधार बने। लेकिन सर सवाल ये भी है ना कि ये जो लाड़की बहना योजना है, मध्य प्रदेश में इसकी मार कांग्रेस पहले झेल चुकी थी। इसके अलावा इसकी मार अन्य राज्यों में भी कांग्रेस झेल रही थी, लेकिन उसके बाद भी कोई प्लानिंग नहीं हुई। आखिर आप लगातार हारते आ रहे। आप मध्य प्रदेश से याद कीजिए, आप राजस्थान हारे, आप एमपी हारे, आप छत्तीसगढ़ जहां जीतने वाले थे वहां पे भी आप हार गए। आप लोकसभा चुनाव में अच्छा परफॉर्म करने के बाद आप हरियाणा हार गए। उसके बाद भी आपने कुछ सीखा नहीं, आपने कुछ प्लानिंग नहीं की। वही अडानी, संविधान, क्या ये सब फेल कर गया राहुल गांधी का? या फिर यूं कहें कि वो जो लोकसभा की जीत थी वो सिर्फ तुक्के की जीत थी इंडिया गठबंधन के लिए? देखिए, लोकसभा की जीत अब तो ये लगने लगा है कि एक झड़की थी जो वोटर्स ने भारतीय जनता पार्टी को दी थी जी, संभल जाइए, वरना आपको हटा सकते हैं, और आपको हम हटा भी सकते हैं। ये जो अपने आप को कभी कभी वो कौन सा सर्वे सर्वा वो फिल्मों में भी कहते नहीं, कभी कभी मुझे लगता है मैं ही भगवान हूँ। फिल्म में एक डायलॉग भी था, उस गफलत से बाहर आ जाइए।
और वो जो रिब्यूक था, वो जो झिड़की थी, उस झिड़की ने एक वेकअप कॉल का काम किया। और भारतीय जनता पार्टी उसके बाद के चुनाव में लगातार इस बात को सोचती रही कि गलती कहाँ हुई, गड़बड़ कहाँ हो गया। और ये जो गलती और गड़बड़ को उन्होंने तरीके से अध्ययन के बाद पकड़ा कि देखिए, हारते हुए चुनाव को अगर हमने मध्य प्रदेश में जीता तो इसीलिए जीता क्योंकि आप रेवड़ी करते रहते, वो रेवड़ी नहीं है, वो रणनीति है। प्रधानमंत्री इसका विरोध भी करते थे। अगर आपको याद हो, साल 2022 में जुलाई में उन्होंने विरोध कर दिया था कि नहीं, रेवड़ी है, कैसे दे सकते हैं। लेकिन आज उन्हीं की सरकारें हैं, उन्हीं के लोग हैं जो दे भी रहे हैं, प्रॉमिस भी कर रहे हैं। और कोई ऐसी अब योजना जो कि लोगों को सीधे सीधे कैश देती है, उससे परहेज नहीं है भारतीय जनता पार्टी को। मसलन जब किसान सम्मान निधि दी ही जा रही है भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के द्वारा, तो क्या दिक्कत है अगर लाडली बहन योजना दी जाती है जी, अगर वो लाड़की बहन योजना दी जाती है तो क्या दिक्कत है। तो एक तो इस गफलत से बाहर आने की ज़रूरत थी। वो रेवड़ी वाली बहस ख़त्म हो गई। ये रेवड़ी नहीं, रणनीति है। और आप देखिए कि कांग्रेस ने इसको सफलतापूर्वक इस्तेमाल कर्नाटक में तो किया ही था, कर्नाटक में उसकी जीत हुई है। अगर वो डिलीवरी देती है तो उसे आने वाले दिनों में भी मौका मिलेगा। अगर वो नहीं दे पाती है तो नहीं मिलेगा जी। हिमाचल में भी उसी योजना और उसके बाद ओपीएस का एक मिला जुला रूप था, वो उसे सफलता मिली थी। तेलंगाना में सफलता मिली क्योंकि उसने प्रॉमिसेस दी। जो पिछली सरकारें थी जैसे तेलंगाना में, वो पैसे नहीं दे रही थी, इन्होंने कहा हम पैसे देंगे, देखिए उनको ले आया गया जी। तो यहाँ पर है कि अब बेरोजगारी, महंगाई, टूटी सड़कें, पानी की समस्या, ये तमाम समस्याएं आज भी अपने किसी न किसी रूप में हर समाज में व्याप्त हैं। सरकारें ख़त्म नहीं कर पा रही हैं जी। और ऐसे में आप हमें दे क्या सकते हैं, छोटी ही चीज़ दे दीजिए। और ऐसे में जब हर महीने बैंक में पैसे आते हैं तो वो एक बड़ा सुखद एहसास होता है। नंबर्स और पैसे का तो आशुतोष साहब जानते हैं, पैसे की अहमियत होती है ज़रूरत के मुताबिक। अगर मेरी ज़रूरत 15,000 रुपए की है तो मुझे 15,000 बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण लगेंगे जी। अगर मैं 16,000 कमा लेता हूं तो मैं बहुत प्रसन्न रहूंगा। लेकिन कोई व्यक्ति अगर 1,15,000 कमाता है तो उसे 15,000 रुपये उतने महत्वपूर्ण नहीं लगेंगे जी। उसी प्रकार ये जो 1,500 रुपये जाते हैं, ये उन महिलाओं को बहुत ज़्यादा सुकून देते हैं जिनकी जेबें खाली हैं। और आज एक वादा भी कर दिया गया था कि अभी तो हम तुम्हें दे रहे हैं 1,500 रुपये, 2,100 रुपये देंगे अगर हमें चुना करके जिता करके ले आओगी। और देखिए 2,100 रुपये वो माँ, वो बहन, वो चाची, वो भाभी, हम लोगों ने तो कहा ही था कि ये चाची और भाभी ने तय कर दिया। जब घरों से पुरुष काम करने के लिए चले जाते थे तो विदर्भ की कहानी आप बता रहा हूँ। विदर्भ और वेस्टर्न महाराष्ट्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के समूह के लोग, जो स्वयंसेवक सिंपल थे, वो लोग निकलते थे और जाते थे घरों में और जाके कहते थे कि माताओं बहनों आप हमारा साथ दीजिए, ये पैसे हम आपको लेकर के दे रहे हैं, ये जारी तभी रहेगा जब हम रहेंगे। और लोगों को अपील किया, विमेन वोटर जो होती हैं वो जाति और धर्म से अलग वोट दे पाती हैं, जाति से तो अलग दे पाती हैं, ये तो बहुत स्पष्ट है। उनके पुरुष कहीं और भले दे रहे हों, पर उन्हें लगा कि हमारी जेब ये व्यक्ति भर रहा है, हमारे बैंकों में पैसा जा रहा है, हम क्यों ना दें इसे वोट जी। और उसी का आप नतीजा आज दिख रहे हैं। सर एक और सवाल मेरा ये है कि अभी आपने जब आरएसएस की बात छेड़ी दी, तो क्या ये लोकसभा चुनाव में जो आरएसएस से तल्खियाँ थीं, उन नतीजों के बाद क्या ऐसा कह सकते हैं कि हरियाणा चुनाव और अब ये महाराष्ट्र चुनाव दोनों में आरएसएस की बहुत बड़ी भूमिका रही है? क्योंकि अब आरएसएस के साथ बीजेपी फिर एक साथ आई है। आपने बताया कि महाराष्ट्र में घर घर जाके प्रचार हुआ, आरएसएस ने जोर तोड़ से प्रचार किया, तो क्या आरएसएस की भूमिका भी बहुत इंपॉर्टेंट थी महाराष्ट्र जीत में? भारतीय जनता पार्टी के उदय में आरएसएस की भूमिका हमेशा महत्वपूर्ण रही है, हमेशा। उसकी हार में, उसकी जीत में हमेशा महत्वपूर्ण रही है। लोकसभा में उसने अपने पांव खींचे क्योंकि इस तरह के बयान अध्यक्ष महोदय की तरफ से ही आए गए थे कि अब हमें आरएसएस की ज़रूरत नहीं है। और थोड़ी तल्खी, थोड़ी नाराज़गी, कुछ फैसलों को लेकर, कुछ अपॉइंटमेंट्स को लेकर 10 तरह की बातें होती हैं, थी वो। लेकिन आशुतोष मत भूलिए, ये आरएसएस के गठन का 100वां वर्ष है जी। और इस 100वें वर्ष में
उसके पास आज की तारीख में उसकी जो पॉलिटिकल विंग कहलाती है भारतीय जनता पार्टी, उसके पास देश की सत्ता है, वो आसानी से गंवा नहीं सकती है। राज्यों में सरकारें हारती चली जाएं, ये नहीं हो सकता है। लोकसभा चुनाव में झटका लगा और वो झटका ऐसा लगा जैसे कि वो काफ़ी भारतीय जनता पार्टी के लिए था, और कई बैठकें उसके बाद संघ और भारतीय जनता पार्टी की हुई। केरल में खुद जेपी नड्डा मोहन भागवत जी की एक बैठक में गए और जो भी गिले शिकवे ऐसा लगता है उसे आयरन आउट कर लिया गया, और उसके बाद संघ के लोग निकले। ख़ास तौर पर महाराष्ट्र के उन इलाकों में जहाँ गरीबी थी, जहाँ पर जीत हो चुकी थी लोकसभा चुनाव में, गरीबी के मुद्दे का इस्तेमाल करके, महंगाई के मुद्दे का इस्तेमाल करके जीत हो चुकी थी किनकी, एमवीए वालों की लोकसभा चुनाव में। उन जगहों पर जो लूप होल्स बन गए थे, इलेक्टोरल लूप होल्स, उसको प्लग करना था, उसे भरना था, और इस काम में बखूबी अच्छी भूमिका निभाते हुए आरएसएस के स्वयंसेवक नजर आए। एक एक घरों में मेरी जानकारी है 3-3 दफ़े गए। लेकिन उसकी दूसरी तरफ अगर आप देखें तो एमवीए में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो एक बार भी उस घर में जा रहा था, एक बार भी जाके कन्विंस कर रहा था। तो ये एक डिफरेंस आता है दोनों के अप्रोच में, पॉलिटिकल मैनेजमेंट में, और जिस तरह से वो वोटरों को लेकर अपने आते हैं, बूथों तक आते हैं, इस तरह की व्यवस्थाओं को अभी कांग्रेस को और ख़ास तौर पर जो रीजनल पार्टीज़ हैं उनको सीखने की ज़रूरत है। ये बहुत काम करती हैं। कोई व्यक्ति इस बात को लेकर के बड़े आराम से कन्विंस हो जाएगा कि बंदा 3 बार मेरे पास आ चुका है, ये 2 बार मेरे पास आ चुका है, अब चल दे ही देते हैं इसे वो। अगर कोई नहीं आ रहा है तो वो भी क्या करे। तो ये फैक्टर्स जो है ये भारतीय जनता पार्टी की जीत में रिफ्लेक्ट होते दिखाई पड़ रहे हैं। आशुकेश सर, एक सवाल जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, मुझे लगता है कि शायद कोई बात नहीं कर रहा, हम जो चुनाव देखते थे 2019 के बाद से और 2024 के पहले, वो प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ा जाता था। वो चाहे विधानसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव तो लड़ा ही जाता था। मोदी का परिवार, मोदी की गारंटी। लेकिन अब इस चुनाव की जीत के बाद ऐसा लगा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना पूरा चुनाव लड़ने का तरीका ही बदल दिया है। वो लोकल मुद्दों पे चुनाव लड़ रही है, नए एजेंडे तय किए जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा में बटेंगे तो कटेंगे का एजेंडा दिया, यहाँ लाडली बहना योजना लॉन्च की गई। मतलब अलग अलग जगहों पे अब प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा उतने मुखर तरीके से नहीं दिख रहा है। तो क्या ऐसा बोले कि ये इस रणनीति से पीएम मोदी की जो पर्सनालिटी है या फिर जो उनकी पॉपुलैरिटी है उसमें थोड़ी कमी है, इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी को अपना ये फॉर्मूला बदलना पड़ा हो? इस सवाल का जवाब देखिए, हाँ भी और नहीं भी। अभी तो प्रधानमंत्री 4 दिन पहले ही चले गए विदेश यात्रा पर, वो आखिर तक तो रहे भी नहीं जी। तो अपने कंधे पर विधानसभाओं को खींचना, इसकी स्थिति थोड़ी बदली है। वो इसीलिए क्योंकि अब 16-17 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। उन राज्यों में सरकारों को लाने में नरेंद्र मोदी ने अपनी भूमिका निभा दी। अब वहां पर दोबारा भी आपको सत्ता दिलाने में ही नरेंद्र मोदी की ही भूमिका होगी। इससे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार तैयार नहीं है। आप उतना प्रचार कराइए जितनी की जरूरत है। योगी जी की सभाएं ज्यादा लगी महाराष्ट्र में, देवेंद्र फडणवीस ने भी ज्यादा सभाएं की, लेकिन प्रधानमंत्री की सभाएं कम लगी जी। पर क्वेश्चन मेरा यहाँ है कि लोकसभा चुनाव के बनिस्पत विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी की सभाएं कम क्यों लगी? राहुल गांधी की सभाएं कम लगी। 13 तारीख के बाद प्रियंका गांधी की सभाएं क्यों ज्यादा नहीं लगी? 2 या 1 चुनाव, क्योंकि वो तो अपने चुनाव में बिजी थी, हुई तो फिर उसके बाद लगनी चाहिए थी ना। जो लोग बागी हो गए, उन बागी लोगों के कारण बहुत सी सीटों पर हार हुई है। आपको ये आकलन आएगा। अभी उद्धव ठाकरे के बहुत से बागी थे, कांग्रेस के बहुत से बागी थे। उन बागियों को बिठाने के लिए कौन सा प्लान आपके पास था? क्या प्रियंका गांधी ने फ़ोन उठा करके सबको कहा था? एक वो नेता है जिनके बारे में कहा जाता है कि वो अगर चाहती हैं तो कन्विंस हो जाते हैं उनसे कांग्रेस के लोग। कितने लोगों को कहा गया पार्टी आलाकमान की तरफ से कि नहीं, आपको बैठना है और आपके साथ जो घटित हुआ है उसको हम बाद में देखेंगे, लेकिन इस वक्त आपको साथ देना है। ऐसी कई सीटें हैं जो कि आखिर एकनाथ शिंदे का जो स्ट्राइक रेट है वो इतना बढ़ जाएगा, कोई एंटी इनकम्बेंसी दिखती ही नहीं है। अजीत पवार, जिसके बारे में खुद आरएसएस कह रहा है, वहाँ की मराठी पत्रिका में, विवेक नाम है उस पत्रिका, ये लाइबिलिटी है, और वो अपनी सीट देखिए कहाँ तक लेकर के चले जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी
अगर जीत रही है तो वो बात समझ में आती है कि चलिए ठीक है, उसके पास बड़े नेता हैं, संसाधन है, व्यवस्था है। पर ये जो छोटी पार्टियां सहयोगी थी, उन्होंने भी तो जबरदस्त जीत दर्ज की है। इनसे तो ज्यादा संसाधन वाली कांग्रेस पार्टी है, का क्या हो गया। तो ऐसा लगता है कि जो चुनाव का प्रबंधन पार्ट है वो मुश्किल में है। अब सारा का सारा चुनाव जो है वो क्या हुआ झारखंड में, वो छोड़ दिया गया हेमंत सोरेन के ऊपर, जेएमएम के ऊपर। अगर मान लीजिए कि आज किस्मत साथ दे गई, हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन एक ऐसे फैक्टर बनकर के उभरे, उन्होंने सभी उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया और चुनाव जीत गए। पर मान लीजिए ये नहीं हो पाता तो क्या होता जी। उमर अब्दुल्ला एक बड़े फैक्टर बनकर उभरे कश्मीर में, और उन्होंने न केवल अपने उम्मीदवार जिताए बल्कि घाटी में जितने कांग्रेस के उम्मीदवार खड़े थे वो सारे जिताए। लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवार जो जम्मू में खड़े थे वो सारे हार गए। वहाँ उमर की चलती नहीं है, वहाँ कांग्रेस और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को करतब और कमाल दिखाना था, वो नहीं दिखा पाए। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि एक रीथिंकिंग जो है वो कांग्रेस के भीतर बहुत आवश्यकता है, खासतौर पर उन मुद्दों के टर्म्स में जो मुद्दे हाईलाइट कर रहे हैं आज की तारीख में राहुल गांधी। वो संभव है कि हम लोगों की बातों से कांग्रेसी कन्विंस ना हो, पर क्वेश्चन यही है कि द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन द ईटिंग। वो कितना मीठा है जिस चीज़ को हम खा रहे हैं, वो तो खाने से पता चलता है ना, स्वाद आ जाता है। स्वाद तो आ गया ना नतीजों में। अब आपको कितना समर्थन मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ वोट परसेंटेज ही, इन टर्म्स ऑफ सीट्स ही, आप देख लीजिए और अपनी राजनीति को सुधारिए, वरना बहुत मुश्किल है। क्योंकि उत्तर प्रदेश एक ऐसे उदाहरण के तौर पर आशुकेश सामने आया है जो कि कह रहा है कि ये जो पीडीए और समाज के एक हिस्से को लेकर के चुनाव जीतने का गुणा गणित है, ये नहीं चलने वाला है। ये जो बटोगे और कटोगे की जो एक थियरी दी गई है, इसकी नेगेटिव एस्पेक्ट को बहुत उभारा गया, लेकिन इसमें एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है, और वो ये है कि हमें डिवाइड नहीं होना है, जिसको कि बहुत परिष्कृत तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा कि एक है तो सेफ है। केवल पीडीए से आप नहीं चुनाव हर बार जीतेंगे। अभी कोशिश यही हो रही है कि अब जैसे मैं एक समाजवादी पार्टी के ब्राह्मण समर्थक से बात कर रहा था, बोला हम तो अपनी पार्टी के भीतर लड़ रहे हैं कि आप पीडीए अगर करते रहेंगे तो लोग अगड़े जो कि नेताजी मुलायम सिंह यादव के साथ जुड़े हुए थे वो तो दूर चले जाएंगे ना, तो फिर वो वोटर कहाँ जाएगा। जनेश्वर मिश्र जो हैं वो इसी पार्टी के संस्थापक और इसी पार्टी को बढ़ाने वाले लोगों में है ना, उनसे बड़ा लोहियाइट कोई नहीं है। तो फिर वैसी लेगेसी को आप कैसे पीडीए में संकुचित कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में एक काट ढूंढ ली गई, पीडीए का काट बन गया, बटोगे तो कटोगे, और ये दूसरे राज्यों के चुनाव में भी कमाल दिखाता नजर आया।